हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस अगेन। और आज हम लोग चैप्टर 3 का पिछली बार जो हमने समझा था उसका एप्लीकेशन समझेंगे, जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका रिवीजन लेते हैं। याद आ रहा है, हमने इंटीग्रेशन के बारे में समझा था कि अगर कोई क्वांटिटी वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और उससे हमें कोई दूसरी क्वांटिटी डिराइव करनी है, तो क्योंकि वो तो चेंज हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें जब उससे कोई दूसरी क्वांटिटी डिराइव करनी है तो हम लोग एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन दिखाने के लिए ऐसा एस रहता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि आप समेशन कर लो, इकट्ठा कर लो। क्या चीज इकट्ठा कर लो? छोटे छोटे एलिमेंट्स को। अब क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि वो जो क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, जैसे याद आ रहा है पिछली बार क्या क्वांटिटी थी जो हर बार चेंज हो रही थी? वेलोसिटी। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो हर बार चेंज हो रही थी, मतलब हर बार टाइम बढ़ रहा था और उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही थी, कांस्टेंट नहीं थी। तो हमें जब डिस्प्लेसमेंट निकालना था, जो कि वेलोसिटी के थ्रू निकालना था, वेलोसिटी और टाइम पता था हमें, वेलोसिटी और टाइम पता था, और उससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन का सहारा लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, और उसको शुरू से लेकर आखिरी तक, छोटा सा टाइम लिया dt, और उसमें जितना वेलोसिटी था उससे शुरू से लेकर आखिरी तक का मैंने इंटीग्रेशन किया, इकट्ठा कर कर मुझे कुछ मिला। तो इंटीग्रेशन के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ये था हमारा इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन के साइन में हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। याद रखना, ये x टू द पावर n dx का मतलब ये जो है एक इक्वेशन दिया होगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, मतलब y जो है एक फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, दोनों वेरिएबल ही तो है। तो जो चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जो चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, इसको इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। y को भी बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे y भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, या फिर बोल दो dx, y dx भी लिख सकता हूं। कारण क्या है? क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे 1 2 3 4, y की x की वैल्यू रखते जाऊंगा तो y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। इसलिए मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कर सकता हूँ y की जगह y की वैल्यू रख देता हूँ x टू द पावर n। तो क्या मिल रहा था मुझे मिल रहा था दैट इक्वेशन, यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सर ये c कहां से आया? आप तो नहीं बताया। नहीं, मैंने बताया था, ये c एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी, 1 2 3 4 कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। देखेंगे आज, समझेंगे कैसे आती है। अगर ऐसा c आ रहा है, ये c कब आएगा? यहाँ एक कांस्टेंट कब आएगा? जब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कहां से कहां इंटीग्रेट करना है। याद आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक, t1 से लेके t2 तक, x1 से लेके x2 तक। अगर यहाँ x1 से लेके x2 तक ऐसा दे देता ना, तो मैं यहाँ पे c नहीं लिखता, क्योंकि वो क्या बन जाता? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसा लिमिट दे दे, लिमिट का मतलब कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां से कहां तक आप इकट्ठा कर रहे हो, समेशन कर रहे हो। अगर ये बता दिया है आपको, देन यू डोंट हैव टू राइट कांस्टेंट ओवर हियर। मगर अगर नहीं दिया है, ऐसा नहीं दिया है कहां से कहां तक, तब आपको यहाँ पे प्लस c लिखना पड़ेगा। ये c की वैल्यू हम लोग बाद में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कंडीशन हम लोग पता कर लेंगे। कंडीशन मतलब ऐसा समझ लो, इंटीग्रेशन कर लिए और कोई कंडीशन डालते हैं इसमें कि उस समय क्या था वैल्यू, उस समय क्या था। तो देखेंगे, अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू समझ में आएगा।
तो चलो डायरेक्ट पहुंचते हैं कुछ एग्जांपल देखने के लिए। मगर यही सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले, मगर मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया है। यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखता है यहाँ, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो वो होता है x टू द पावर n प्लस 1, यानी कि ये जो n है ना उसमें 1 प्लस कर दो और अपॉन उसी को लिख दो n प्लस 1 को, बस इतनी सी बात है। अगर वो इनडेफिनेट है तो c प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है तो लिमिट को आखिरी में कैसे लगाते थे, मान लो यहाँ लिमिट दे देता, डेफिनिट हो जाता। ये डेफिनिट होता मतलब क्या है, डिफाइंड है। डिफिनिट मतलब कहां से कहां तक, x2 x1 ऐसे दे दिया है, यहां से यहां तक आपको इकट्ठा करना है, समेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होता, आप यहाँ पे आंसर जो आता उसमें u लिखते। ये लिखने का मतलब क्या है, नीचे x1 ऊपर x2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमको। हमको क्या करना है कि हमें लिमिट लगाना है। लिमिट लगाना है कैसा है, पहले ही एग्जांपल में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसका नाम है टॉपिक का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट अस सी। तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, मगर उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन। और इंटीग्रेशन के साथ में मैंने एक और बात बताई थी आपको, उसके पहले बताया था डिफरेंशिएशन। घबराने की बात नहीं है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नया टर्म है आप लोग के लिए, मगर मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। इसे समझ गए तो आपको सारे फिजिक्स के टर्म अभी से लेकर 12th तक और 12th के बाद भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए इसमें घबराना नहीं, ये भी मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इस जो वीडियोस को मैंने बताया है इसे जरूर ध्यान से देखें और कुछ और क्वेश्चन भी रेफरेंस बुक से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलो, मैंने पिछली बार बताया था आपको, सॉल्यूशन करने से पहले कुछ नई चीज कुछ पुरानी चीज को रिवाइज करते हैं। मैंने बताया था आपको कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ds बाय dt। क्या ये बात याद आ रही है? वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया था, एक था एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि होता था वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर समय में, उस समय में कितनी वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, बॉडी की, जो भी बोल लो। तो उसके लिए मैंने बताया था ds बाई dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, ds बाई dt। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग क्या बोलते थे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन। ये क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इंटीग्रेशन का जो उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे ds बाई dt, d बाई dt ऑफ s, ये भी बोल सकता हूं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो रहा है यहाँ पे। अभी देखो ये जो हो रहा है यहाँ पे v इज इक्वल टू ds बाई dt, ये मैंने बताया था। अब इसी को मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूं, इसी को मैं आपको अगर यूं लिखूं कि v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, तो मान जाओगे? नहीं मानेंगे। ये हो सकता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में बिल्कुल हो सकता है। और वो सीधी बात समझे, थोड़ा सा समय dt जो था उसको इधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो रहा था, ओके। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ ds इज इक्वल टू वी डी टी, बोल सकता हूँ, ठीक, ये बोल सकता हूं मैं, v इज इक्वल टू वी डी टी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, नाउ इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन जब मैं अप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds है ना, तो हम लोग को मालूम है, मैंने एक फॉर्मूला में आप लोग को बताया था ना, ये फॉर्मूला, ये एट y इंटीग्रेशन वाला की इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 जो भी हो, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1,
इंटीग्रेशन ऑफ वन मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds को s टू द पावर 0 लिख सकता हूं। s टू द पावर 0, किसी के भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो s टू द पावर 0 लिख सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ds। तो ये हो जाएगा, क्या होगा s टू द पावर इंटीग्रेशन का इसमें बनेगा s टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, जो कि हो जाएगा s टू द पावर 1 अपॉन 1, यानी कि s टू द पावर 1 s होएगा, है ना। यानी कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा s और यहां पे मिलेगा v dt। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया है, पिछली क्लास में बता दिया था कि s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब इतना समझने के लिए आप एक और चीज समझ सकते हैं जो पिछली बार बताया था मैं, इंटीग्रेशन इज व्हाट, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बोला था ना। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले को देखो, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को, ये क्या है s क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। एक दूसरे का उल्टा है, अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो, देखो ds बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, v इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा अभी बन रहा है, क्या बन रहा है, दैट s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये याद रखना है अब हमें कि s इज इक्वल टू, बाय द वे हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो हमें मालूम ही है, मगर यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर नहीं भी हो रही होगी ना तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि अगर कांस्टेंट होती तो ये भी बाहर आता और ये dt क्या बन जाता, टाइम बन जाता, डायरेक्ट t हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा, तो v इंटू dt बन जाता है ना। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये अभी फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हम लोग पहुंचते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको याद रखना है, मैंने ये फॉर्मूला पिछले क्लास में भी बता चुका है, तो ये तो आज का रिवीजन हुआ, मगर लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं पहले, गिवन में लिखेंगे उसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू t प्लस 1। वेलोसिटी, एक पार्टिकल है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसका वेलोसिटी एक इक्वेशन के थ्रू दिया हुआ है v इज इक्वल टू t प्लस 1, मतलब t की वैल्यू रखते जाओ और वेलोसिटी मिलते जाएगा, t की वैल्यू रखते जाओ वेलोसिटी आपको मिलते जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन दे दिया गया है कि v इज इक्वल टू t प्लस 1। ठीक, उसके बाद बोलते हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पता करो, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, देखो v यहाँ वेलोसिटी है, t टाइम है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पता करो ऑफ पार्टिकल, कहां से कहां तक, 0 से 5 सेकंड तक, मतलब 0 टाइम से लेकर 5 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया वो पता करो। देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कठिन नहीं है भाई, बहुत आसान है। हमको पता क्या करना है, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन देख के हाथ पैर खुल जाते हैं। अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन ना जाने तो अब सोचो इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन पता नहीं रहता तो, है ना। बच्चे लोग बस इसमें 0 वैल्यू पुट करते हैं, 5 वैल्यू पुट करें, ऐसे करके गलत कर बैठेंगे। बहुत आसान है, हमको मालूम है अभी क्या फॉर्मूला पता है, v नो डेट। अभी अभी हमने देखा, समझा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी आपको पता है, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अभी देखिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये s है डिस्प्लेसमेंट, तो v की वैल्यू रख दो, क्या है, v इज इक्वल टू t प्लस 1, तो यहां मिलेगा हम लोग को s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 dt। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा कि इंटीग्रेशन देखो
हाँ इंटीग्रेशन ऑफ एस सॉरी टी प्लस वन, तो एस इज इक्वल टू, देखो अब ये प्लस में आ रहा है ना, मतलब क्या करो, ब्रैकेट को खोलो, सबसे पहले ब्रैकेट को खोला मैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी, बिल्कुल ऐसे ही करना, प्लस साइन आ रहा है ना बीच में, ब्रैकेट को खोलो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी, ठीक, एस इज इक्वल टू, देखो अब टी डी टी है ना, यानी कि t टू दी पावर वन है, तो t टू दी पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन है, याद रखना इसको, तो फॉर्मूले की तरीके से याद रखने लगो कि वन है मतलब ये बन जाएगा t, कैसे बना, यहां पे वन है मतलब t टू दी पावर जीरो है बोलूंगा मैं, t टू दी पावर जीरो मानूंगा, किसी के भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो मैं t टू दी पावर जीरो है, तो t टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन यानी t बन गया, समझ में आई बात। अब इसको मैं क्या वन प्लस वन टू ले सकता हूं, हाँ भाई इतना तो ले सकते हैं, तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी, बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, ये बन गया हमारा एक इक्वेशन बन गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एक इक्वेशन दिया था वेलोसिटी निकालने के लिए, हम लोग ने बना लिया एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मगर पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया है, हमें यहाँ कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या दिया है, कहां से कहां, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू टाइम 5 सेकेंड, ये हमें लिमिट दे दिया है, लिमिट मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दिए, हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने वाले हैं, हम लोग यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तब जाकर हमारा s की वैल्यू आएगी, मतलब s इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी अपॉन ब्रैकेट में करके नीचे जीरो लिखना, ऊपर 5 लिखना, अगर ये 0 प्लस 5 नहीं दिया, 0 to 5 सेकंड नहीं दिया रहता ना, तो हम लोग c लगा देते, प्लस c लगा देते, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते, अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे, तो ऐसा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेंगे। चलो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है, इधर सॉल्व करता हूं, s इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अपर लिमिट रखूंगा, मतलब t की वैल्यू 5 रखूंगा सबसे पहले, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 5 स्क्वायर अपॉन टू प्लस 5, t की वैल्यू को 5 रख दिया हर जगह, 5 स्क्वायर t की जगह 5, t की जगह 5 माइनस, मैंने क्या बोला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग ये तो पहले से करते आ रहे हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब 5 टाइम 5 सेकेंड है, उसकी वैल्यू रख दी, अब इनिशियल पहले क्या था, 0 स्क्वायर अपॉन टू प्लस 0, इनिशियल वैल्यू यानी 0 की वैल्यू, लोअर लिमिट रख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते, now see this will become s is equal to 25 upon 2 plus 5 minus 0, क्या बोल रहा हूं, 0 upon 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 0 upon 2 यानी 0, 0 प्लस 0 0, ये हो गया 0, s इज इक्वल टू, अब देखो ये बन गया 12.5 हो जाएगा प्लस 5, यानी कि s इज इक्वल टू 17.5 मीटर, मीटर में निकाले, मीटर आया, दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 17.5 मीटर हो गया होगा। कैसे निकाले, देखो यूं निकाले, सबसे पहले तो एक इक्वेशन निकाल लिया हमने डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद कंडीशन जो दिया है उसके हिसाब से, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है, मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक दिया है तो उसको यूं लगा दिए, अगर नहीं दिया रहता तो कोई कंडीशन दिया रहता, अभी देखते हैं एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी कंडीशन दिया रहेगा वो कांस्टेंट लगाकर हम लोग, डेफिनिट या इनडेफिनिट वाला केस, यहाँ पे कौन सा केस था, अगर ऐसा दिया है यहां से यहां तक, तो ये कौन सा केस है, ये केस है इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये कैसा इंटीग्रेशन वाला है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है। इनडेफिनिट में क्या होगा, ऐसा कंडीशन नहीं देगा, यहां से वहां तक वाला नहीं देगा, उसमें कुछ और कंडीशन देखेगा, देखेंगे अगले क्वेश्चन में। क्या ये समझ में आया,
पता ही नहीं चलता आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कुछ बोलते ही नहीं हो बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. So now let us see one more example. And मैं अभी से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन है जिसमें आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा है. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब आपको इसमें समझ में आएगा. देखिए क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू 2t. गिवन v इज इक्वल टू 2t. वेरिएबल मतलब t की वैल्यू पुट करते जाओ, v की वैल्यू मिलती जाएगी. ठीक. नाउ बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एट 3 सेकेंड. 3 सेकेंड हो गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताओ. मतलब यहां पे ऐसा नहीं पूछा यहां से लेके वहां तक, इतने समय से लेके इतने समय तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतने समय से लेके उतने समय तक. मतलब यहां पे लिमिट नहीं बताया आपको, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बताया. 3 सेकेंड हुए कितना हुआ बताओ, ऐसा कुछ पूछा. और साथ में एक कंडीशन दे दिया है कि जब टाइम 0 सेकेंड था, मतलब शुरुआत में ऑब्जेक्ट ओरिजिन में था. ऑब्जेक्ट कहां था, एकदम ओरिजिन में. मतलब यहां पे क्या हो रहा है इसका मतलब हम लोग आखिरी में देखेंगे. इसका मतलब मैं तभी समझाऊंगा जब आगे बढ़ जाएंगे. हम लोग अभी क्या जानते हैं, बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. तो टू फाइंड में क्या लिखूंगा मैं, टू फाइंड में लिखूंगा एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. डिस्प्लेसमेंट पता करना है, वही फॉर्मूला. वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी. वी की वैल्यू 2t है, 2t रख दो यहां, v की वैल्यू 2t है. तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt. 2t dt. चलो इंटीग्रेट करते हैं. s इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt. 2 कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया, कांस्टेंट है. 2 एक ऐसा चीज है जो वैल्यू डेफिनेट है उसकी. तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा देखो 2 इंटू टी के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है. तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी लिखूंगा मैं. प्लस सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं बताया, पहले नहीं बताया. अगर लिमिट दे देता ना तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ से यहाँ तक लिखता, 0 से लेके 3, 0 से लेके 2, 0 से लेके 10 या 5 से लेके 10, कुछ भी रहता. 1 प्लस 1 2 यही कर देता हूँ. 1 प्लस 1 2 कांस्टेंट लगा दिया मैंने. क्यों, क्योंकि कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट मतलब लिमिट नहीं बताया कहां से कहां तक कर रहे हैं. इनडेफिनिट जहां तक हो जाए, कंडीशन डालो वहां पे आप. अब कंडीशन के बारे में बात करते हैं. इफ एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन. ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया है ओरिजिन में है, बोल रहा है कब, जब टाइम 0 सेकेंड है. मतलब यहाँ पे कंडीशन दी है, कंडीशन के बारे में लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, s इज इक्वल टू 0 मीटर. क्या बात सही लिखा मैंने, मैं क्या बोला, जब टाइम 0 सेकेंड था, टाइम 0 सेकेंड था तब डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर का था. देखो ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन में है, 0 पोजीशन में है. ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं हम, 0 पोजीशन में, 0 मीटर में है. ठीक. चलो इस इक्वेशन में, अच्छा एक और चीज, ये तो थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 2 कैंसिल हो गया ना. हाँ तो ये 2 को उड़ा देता हूं मैं, क्या बचा, t स्क्वायर प्लस c. इस इक्वेशन को 1 दे देता हूं, इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूं. इस 1 इक्वेशन नंबर 1 में मैं t की वैल्यू को 0 रखता हूं, और t की वैल्यू जब 0 है तब s की वैल्यू भी 0 है. तो t की वैल्यू 0 रखो, s की वैल्यू 0 रखो, तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस c. यानी कि c की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिल रही है. यहाँ पे हो गया, हटा देते हैं ये c की वैल्यू को, हटा दें, 0 आ रही. तो चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया हमारा काम. नाउ हमारा मतलब निकल गया. तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन गया, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0. यानी कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ये बन गया हमारा इक्वेशन
कंडीशन अप्लाई करके, कंडीशन दिया हुआ था, हर बार दिया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बिना कंडीशन के नहीं देगा, कंडीशन दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको यहां पहुंचना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एट 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, 3 सेकेंड की क्या चीज दी हुआ है, टाइम की वैल्यू दी है, यानी t इज इक्वल टू 3 रख दो, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, s इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू 9 मीटर। आंसर है आसान, बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करके आए आप लोग, ये तो मजाक है अभी जो चल रहा है। बस इंटीग्रेशन का मतलब समझो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन इकट्ठा कर रहे हैं सब छोटे छोटे चीज को, एलिमेंट्स को। ये बहुत बढ़िया टूल है जिससे वेरिएबल चीज जो बदल रही है उस चीज को भी हम लोग इकट्ठा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी आंसर आ गया, s इज इक्वल टू 9 मीटर। सो नाउ आई थिंक दैट वी हैव डन क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन कहाँ काम आता है। हम लोग अभी समझ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ पे हम लोग काम यूज करेंगे। सो देखेंगे इंटीग्रेशन तो बहुत बार यूज होने वाला है फिजिक्स में, ये तो पहला स्टेप है। तो चलो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, a इज इक्वल टू dv बाय dt, याद आ रहा है, एक्सेलरेशन था a, v था वेलोसिटी, t था टाइम। जब मुझे इंस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर समय पे कितना एक्सेलरेशन है, तो वो निकलता था dv बाई dt, छोटा सा वेलोसिटी अपॉन छोटा सा टाइम, dv बाई dt। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन पता करना है वेलोसिटी और टाइम के हेल्प से, इसी को मैं लिख सकता हूं a dt इज इक्वल टू dv, या बोल सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे v पता करना है, वेलोसिटी पता करना है एक्सेलरेशन के थ्रू। एक्सेलरेशन पता कर रहा था वेलोसिटी के थ्रू, अब वेलोसिटी पता करूंगा एक्सेलरेशन के थ्रू, तो ये मुझे मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा dv मतलब छोटा सा v dv, तो छोटा सा वेलोसिटी, उसको मैं क्या कर रहा हूं, पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, तो वो बन जाएगा टोटल v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जब हमें वेलोसिटी पता करना है तो हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन को पता कर रहे थे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी पता कर रहे हैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट, रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो अभी हम लोग जैसा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए किए वैसा ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए हो रहा है। सी द सेम थिंग इज हैपनिंग। सो लेट अस डू सम मोर एग्जांपल रिगार्डिंग इट। एक एग्जांपल करेंगे, आई थिंक दैट विल बी वेल इनफ फॉर दैट। So let us solve one example. Example number 3. The students who have understood integration, उन लोग अभी इसको straight away solve कर सकते हैं। So जो जिनको लग रहा है they can try, start to do it. Pause करो और solve करने की कोशिश करो। By the way, it is very easy. What it is asking, let us see. Acceleration of an object is given by a is equal to 3t square. यानी कि गिवन में दिया है कि एक्सेलरेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप t की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे तो एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे उस समय पे मिलते जाएगा। a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पूछ रहा है टू फाइंड वेलोसिटी निकालो एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड जब होंगे, 3 सेकेंड हुए होंगे, उस समय क्या वेलोसिटी थी, किस प्रकार का वेलोसिटी पूछ रही है,
एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है क्या कि इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हुए थे उस समय क्या वेलोसिटी थी, तो ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। यानी कि ये किस तरीके का केस है, लिमिट वाला केस नहीं है, इंटीग्रेशन। अभी हम लोग जानते हैं ना वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी पता करना है एक्सेलरेशन के थ्रू, तो हमें v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन a dt, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। मगर यहाँ लिमिट नहीं दिया है भाई, एट 3 सेकेंड पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है 0 से लेके 3 सेकेंड तक कितनी वेलोसिटी थी, वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती, वो भी पता कर सकते थे हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू। 0 से लेके 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 नीचे, ऊपर 3, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, और उसको वैल्यू पुट करते, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो भी निकल जाता। मगर यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके लिए एक कंडीशन दे दिया है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। चलो इंटीग्रेट करते हैं। a इज इक्वल टू 3t² रख दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t² इंटू dt। बढ़ते हैं आगे, v इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, t² dt। चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना तो अब टिप्स में रहने चाहिए, 3t³ / 3, क्या सही लिखा हूं? हाँ, t² का इंटीग्रेट करना है, मतलब t टू द पावर 2 + 1 / 2 + 1, t टू द पावर 3/3 याद हो जाना चाहिए। प्लस c लिखूंगा मैं यहाँ, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिए हुए। सो नाउ 3 कैंसल, ये बन गया v इज इक्वल टू t³ + c। अभी c को कुछ फेरा फेरी करनी है, उसमें क्या बोल रहा है, इफ इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन इनिशियली का मतलब होता है जब t इज इक्वल टू 0 है, 0 सेकेंड है, तब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब v की वैल्यू 0 मीटर/सेकेंड है। एट टाइम, यहां लिखना चाहिए कंडीशन में क्या, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, यहां पे मैं t की वैल्यू 0 रखूंगा तो v की भी वैल्यू 0 रख सकता हूं मैं। तो चलो द सेम थिंग आई एम डूइंग, व्हाट, पुट द वैल्यू लाइक दिस, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस c, यानी कि c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 0। बाय द वे हमेशा 0 नहीं मिलेगा, है ना। अगर ऐसा लिख देता है यहाँ, इफ इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट, द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर/सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो v इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकेंड है, ऐसा लिख देते। तो मैं यहाँ पे 0 की जगह ये v की वैल्यू को 5 लिखता, तो c की वैल्यू 5 आ जाती, तो यहाँ 5 लिख देता, 5 लिख देता बस। और फिर उसके बाद क्या, आगे की चीज, यहाँ पे 0 लगा रहा हूं, है ना। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू t³ + 0, यानी कि इसको हटा दो। अगर 5 आता ना, मैं जैसे अभी एग्जांपल दिया था, कुछ भी वैल्यू आती c की, तो वहां रख देता मैं उसको, और फिर आगे बढ़ता क्या, द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या हो जाएगी, 3 सेकेंड में क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 3 का क्यूब, यानी कि 27 मीटर/सेकेंड। ये हमारा आंसर है। फाइंड द वेलोसिटी बोला था, देखो वेलोसिटी निकल गई, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 27 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में है, आसान, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मींस यू आर एबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। यही तो फायदे हैं इंटीग्रेशन का। फायदा मोशन में नहीं, आगे थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, है ना, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलेगा, बहुत जगह आगे फिजिक्स में तो बहुत मिलने वाले हैं। सो कीप योर ग्रास्प इन इट, अभी से इसमें हाथ जमा कर रखो। नहीं समझ आ रहा तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहो, आएगा समझ में। फॉर्मूला तो याद रख सकते हैं, मतलब समझ लो, बेसिक समझ लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन।
फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेट अस सी. So now our next topic is equation of motion. Equation of motion हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज है. Equation of motion for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion का मतलब ये है कि acceleration constant होगा, तब acceleration बिल्कुल वही है, जो वैल्यू है उसकी वही रहे तब. तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़े थे, पहले ही पढ़ चुके हैं. क्या पढ़े थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और फिर था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये पढ़े थे. यही चीज को फिर से पढ़ने वाले, मगर देखना इस बार कुछ नया समझेंगे हम लोग इसमें. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ a की वैल्यू कांस्टेंट है. और क्या क्या चीज है फिर से याद दिला देता हूँ. यहाँ पे क्या था? v क्या था? v फाइनल वेलोसिटी थी. u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक. और क्या बचा? हाँ, फिर a क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, जितना एक्सेलरेशन की a की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं हो रही. ठीक. और फिर t था टाइम पीरियड, उतना समय जितने देर तक एक्सेलरेशन लगा. तो टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन लिखूंगा मैं, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन. s क्या था? डिस्प्लेसमेंट. और कुछ बचा? या दिस मच इज देयर, है ना. इन तीन इक्वेशन में से इसके जो डेरिवेशन थे ये भी आप पहले देख चुके थे, मगर इस बार हम लोग देखते हैं ये कैसे बने ये तीन फॉर्मूले. और इससे कुछ और भी हम लोग नया समझेंगे. और किसका हेल्प लेने वाले हैं? फिर वही इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टू नो, और आई शुड से एक एक करके समझते हैं कि हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन. सबसे पहले करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो चलो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं. सबसे पहले समझते हैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ठीक. इसमें एक एक्सेलरेशन लगा a, कितने समय के लिए? t समय के लिए. तो ये इसकी वेलोसिटी v हो गई. इतनी सारी चीजें. अभी ये शुरू में चल रहा था u वेलोसिटी से, t समय तक एक्सेलरेशन लगा, t समय तक कुछ समय तक एक्सेलरेशन लगा, उसमें एक्सेलरेशन हुआ और उसकी वेलोसिटी अब बढ़ गई और v हो गई. बढ़ गई या कम हो गई जो बोलो, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. ठीक. अब इसके बारे में देखिए, हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? हम लोग अभी तक जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वी नो डेट. व्हाट डू वी नो? हम लोग जानते हैं ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt. फिर वही बात बार बार यही आएगी, तो इसको आप पहले वाला चीज को तो पहले समझना. क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt. हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोल लो वेलोसिटी अपॉन टाइम. छोटा सा वेलोसिटी अपॉन छोटा सा टाइम, तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको, है ना. एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला है अभी के लिए. यही हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. याद रखने वाली चीज, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो भी dv बाई dt होगा, कांस्टेंट होगा तो भी dv बाई dt होगा, है ना. कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? उसकी वैल्यू उस हिसाब से बन जाएगी. तो ये इक्वेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बाद में देखेंगे. चलिए अब इसमें से देखता हूं, मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ a dt इज इक्वल टू dv, या फिर इसी को बोलता हूं dv इज इक्वल टू a dt. ठीक. इसको मैं इस तरीके से लिख दिया. अब देखिए, अब मैं यहां बोल सकता हूं, इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं मैं इस फॉर्म में ना,
इस फॉर्म मतलब इस कहानी के आधार पर इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन लगाता हूं, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लग रहा है तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, कर सकते हैं, मैथ्स में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है। सो सी इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो हमको लिमिट बताना पड़ जाएगा, नहीं भी बताएंगे तो चल जाएगा, मगर फिर कांस्टेंट आ जाएगा ना वहां पे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट कहां से पता करोगे, इंटीग्रेशन का लिमिट लगाने का कहानी बताया हमने। शुरू में क्या था, वेलोसिटी u, फिर बाद में क्या हो गया v, तो dv, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिमिट लगा रहे हैं u से v तक। ठीक, अब टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, शुरू में टाइम क्या था, तो टाइम शुरू में मान लो 0 था, 0 सेकेंड, और बाद में टाइम हो गया t, कुछ भी t वेरिएबल लगा दिए, तो यहां पे लिख देता हूं 0 से लेके t तक का लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में। जो जो d के साथ में रहता है ना उसी की लिमिट लगती है। dt है तो t का लिमिट लगेगा, dv है तो वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। dv के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv क्या हो जाएगा, v बन जाएगा, याद है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 है मतलब एनीथिंग टू द पावर 0, 0 प्लस 1 इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा v, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी u से लेकर v तक, u से लेकर v तक। ठीक, u से लेकर v तक। अब देखते हैं, यहां बढ़ते हैं। a कांस्टेंट है, हमने बात की ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, a की वैल्यू कांस्टेंट, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू t 1 dt, 1 dt, क्यों a बाहर आया तो a इंटू 1 a होता, सो हियर ये बन जाएगा, अभी कुछ नहीं करते इसको, u v और a। अब देख तो इसको इंटीग्रेशन कर रहे, 1 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब dt हो गया t, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। फाइनल और इनिशियल यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट v, आप बोलोगे सर ये पहले से v है फिर v क्यों रख रहे, अरे ये तो वेलोसिटी है, उसमें हम लोग v मान के रखें कि बाद में वो हो जाएगा, तो v माइनस u, ये बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां बन जाएगा a t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन गया। सो नाउ सी दिस विल बिकम v माइनस u इज इक्वल टू a t, या फिर बोल सकता हूं v इज इक्वल टू u प्लस a t, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस बन गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन डिराइव। ये इक्वेशन डिराइव कर लिए इस तरीके से समझने के लिए, मगर याद रखने वाली चीज है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा क्या काम आया था, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी हमें अब कैलकुलस, हम लोग ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, इसी को बोलते हैं कैलकुलस, दोनों को एक साथ में बोलते हैं कैलकुलस, है ना। तो ये कैलकुलस के फॉर्म में इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको याद रखोगे इस बार के लिए, 11th के लिए, अब इसको याद रखना है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ऐसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, so now let us move to second equation of motion, क्या है, s is equal to ut plus half a t square, पहले से जानते हैं, मगर अब डिराइव करेंगे कैलकुलस के फॉर्म में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के हेल्प से। चलो फिर बात करते हैं, वही ऑब्जेक्ट था, उसकी अभी वेलोसिटी u है ना, एक्सेलरेशन लगा a कितने समय के लिए, t समय के लिए, और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसकी वेलोसिटी हो गई v, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक ऐसा हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, u से v हो गई उसकी वेलोसिटी। ठीक, a एक्सेलरेशन हुआ इतने समय में, t समय में। चलो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें समझना है। अब देखते हैं हम लोग इस बार कैसे इसको नए तरीके से, नया तरीका क्यों, क्योंकि अब हम लोग जो तरीका जाने हैं उस तरीके से ही करेंगे, क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस के फॉर्म में, है ना। तो कैलकुलस के फॉर्म के लिए हमें पहले से पता है कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एक और चीज जानते हैं कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, बार बार यही आ रहा है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता क्या, नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं, जो पहले पढ़े थे वो बहुत कठिन था, ये ज्यादा आसान है।
अगर ये समझ में आ गया, इसका बेसिक समझ में आ गया, तो ds बाई dt, अरे बहुत आसान है। क्या हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए छोटे से समय के लिए, तो हम लोगों को उस छोटे से समय का वेलोसिटी पता चल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt, यानी कि v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक, dt इधर ले आया, या बोल दूं ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है, वही चीज हुई। ठीक, अब देखो मैं इसको इसके हिसाब से, इस स्टोरी के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करता हूं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये तो अभी हमने करा है, अभी अभी इसके क्वेश्चन भी करें। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कैसे? लिमिट लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो u से v तक तो जा रहा, मगर यहाँ पे ds और dt है, तो ds के बारे में पहले बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या था और बाद में क्या हुआ। तो मान लेते हैं शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब इनिशियल पोजीशन से चालू किए, और बाद में डिस्प्लेसमेंट हो गया s कुछ भी, तो 0 से लेकर s तक लगा देता हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन मतलब का छोटा ds दिए हमने। इधर dt है तो t के टाइम में लेता हूं, मतलब t के फॉर्म में लेता हूं। t इज इक्वल टू 0 है शुरू में मान लो, और बाद में t बन गया। कोई भी समय 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ भी होगा, बाद में देखी जाएगी उसकी। अभी तो हमारा वेरिएबल फॉर्म में चल रहा है, यानी कि 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब देखिए एक और बात, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जाना, ये इसको थोड़ा जगह बनाया जाए इससे, चलो जगह बना देते हैं यहाँ पे। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मैं इस v की जगह में u प्लस ए टी लगा देता हूं। क्यों कर रहा हूं ये भी समझ लो। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें v दिख रहा है कहीं पे, v है कहीं नहीं है, तो मैं v को हटाई देता हूं ना वहां से। अपना इक्वेशन ऐसे बनाना है मेरे को कि एक एक टर्म, 3 इक्वेशन में देखना, गौर करना, एक एक टर्म गायब है। किसी में u गायब है, पहले u तो पहले से है सब में, किसी में v गायब है, किसी में t गायब है, किसी में s गायब है ना। तो एक एक जिस वे में हमें मिलेगा उस हिसाब से। तो v की वैल्यू यहां रखता हूं, मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t u प्लस ए टी dt, u प्लस ए टी लगा दिया। ठीक, ds का क्या होगा, s हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, वो खुद से s बना देगा, है ना। कैसे बना दिया फिर से बताऊं क्या। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लाई इसमें 1 है। अब 1 है मतलब किसी की भी पावर 0 को मैं 1 बोलता हूँ, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो गया उसका, यानी क्या s के फॉर्म में s बन गया 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी 1 s टू द पावर 1 अपॉन 1, यानी कि s इज इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ, 0 से लेके t u dt प्लस 0 से लेके t a t dt। ठीक, देखो ब्रैकेट खोला, बाकी सब वही। तो ये बन जाएगा s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ज्यादा सोचने की बात नहीं। अब देखो u यहाँ पे कांस्टेंट है, बोल सकता हूँ उसको। बोलोगे नहीं सर u तो वेलोसिटी, वो कांस्टेंट था। u पहले इनिशियल वेलोसिटी हमने बता रखा है पहले से, इनिशियली क्या है, चालू है करके, है ना। v की बात होती तो अब हम लोग वहां पे उसको डिफरेंशिएट करते, मगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते, जो भी करते। u को बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो u बाहर निकल गया, 0 से लेके t तक dt प्लस a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो a बाहर निकाल दिया, 0 से लेके t तक t dt। ठीक, अब देखिए आगे, s माइनस 0 s इज इक्वल टू u इंटू टी टू दी, देखो कुछ नहीं है मतलब फिर dt के फॉर्म में t बना देगा वो। क्यों, कुछ नहीं है मतलब t टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी t। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लिए,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, टी स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे टी टू दी पावर 1 है, टी टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा टी 0 से लेके टी तक। आगे बढ़े, s इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की वैल्यू में टी माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा प्लस, नीचे लिख रहा हूं प्लस a, देखो a इंटू टी टू दी पावर 2 अपॉन 2 है ना, तो मैं 2 को तो बाहर ले आता हूँ, यहाँ पे नहीं लाता, चलो यही करता हूँ, ये हो जाएगा, पहले t रखो t की वैल्यू और फिर 0 रखना, यानी कि t टू दी पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 टू दी पावर 2 अपॉन 2, ये बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, हट गया, ए टी का अपॉन 2, देखो यही इक्वेशन है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलोगे इसको, यही हमारा इक्वेशन है। याद रखने वाली बात, कैलकुलस के फॉर्म में ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसी से बनाऊं ना, उसी से तो बनाया हूं, सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये याद रखने वाली बात है इस फॉर्म में। चलो अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पहुंचे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो आप लोगों को पहले से याद है, जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो इसको कैसे करेंगे, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन के पहले कुछ सोचते हैं, स्टोरी इसके पीछे कहानी। पहले ऑब्जेक्ट चल रहा था u वेलोसिटी से, ठीक, एक्सेलरेशन a हुआ, कितने देर तक, t टाइम तक, और इतने बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया s का, और वेलोसिटी बन गई अब v, ठीक, एक्सेलरेशन हुआ t टाइम तक, और इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वेलोसिटी कुछ बन गई दूसरी v। तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इस कहानी में क्या इक्वेशन ला सकते हैं हम लोग लेते हैं इक्वेशन का पुराना वाला v नोट एट, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, फिर वही बात पहले वाला जो यूज किए थे ना वैसे ही वाला, मगर इसमें मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं। देखो ये इक्वेशन में t का टर्म है ही नहीं ना, t तो दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि t यहां से गायब हो जाए। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू dv बाय dt इंटू ds बाय ds, लिख सकता हूं क्या, ds ds कैंसिल हो जाएगा, ds बाय ds लिख दिया। अब देखो मैं क्या सेट कर रहा हूं यहाँ पे, a इज इक्वल टू dv बाय ds इंटू ds बाय dt, ये चेंज कर सकता हूँ क्या ऐसा, हाँ कर सकता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन में ऐसा हो सकता है, डिफरेंशिएशन का टर्म चल रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इस पे गौर करना, ये गौर करना, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं जानते, ये तो जानते हैं ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है जी, ds बाई dt होता है वेलोसिटी v, मैं इसी को लिख सकता हूं फिर कि a इज इक्वल टू dv बाई ds इंटू v। ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हमने अभी देखा था। सुनाओ, अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा सेट करके लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि a ds इज इक्वल टू v dv, ये ds को इधर ले आए, v dv। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अब मैं लगाने वाला हूं इंटीग्रेशन। अब मैं इंटीग्रेशन लगाता हूं तो इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब इस बात को देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम करेंगे इसके बारे में ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे हम लोग इसके बारे में ध्यान देते हैं। हम लोग देखिए ये ds के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ds, तो इंटीग्रेशन हो रहा है ds के फॉर्म में। शुरू में मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो में, ओरिजिन में था, और बाद में जाके वो कोई भी पोजीशन s में पहुंच गया, तो यहां लिखूंगा 0 से s तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं ds के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे dv का हो रहा है, dv का हो रहा है, पहले क्या वेलोसिटी थी u, बाद में हो गई v, तो मैं u से लेकर v तक हो रही बोलूंगा। dv का है ना, तो उसी का लिमिट डालूंगा, जिसका लिमिट उसी का लिमिट होता है जिसका ds d वाला टर्म होता है, ds dv dt, तो 0 से t, 0 से s, u से v। चलो
अब इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 0 से s ds इज इक्वल टू v कांस्टेंट नहीं भाई, ये तो dv, उसी के यही तो हमारा चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, v टू द पावर 1, तो v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, u से लेके v तक। आगे बढ़ते हैं, a इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds है ना, कुछ नहीं मतलब 1 ds है, मतलब ये बन जाएगा s 0 से लेके s तक, लिमिट हो गई, और ये बन जाएगा वही v स्क्वायर अपॉन 2 u से लेके v तक। अब इसको इधर करता हूं सॉल्व, मगर ये वाला जो टर्म है ना उसको मैं मिटाऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा क्यों। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब ये बना a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2, देखो v रखा इसकी वैल्यू, तो v की वैल्यू में v रख दिया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखना, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन गया a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन होल अपॉन 2, लिख सकता हूं, सेम है डिनोमिनेटर, ये 2 को इधर ले आया, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर बोलूं मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बन गया। आ गए हम लोग इक्वेशन में, मगर ये वाला देखो, इस इक्वेशन को देखो, a इज इक्वल टू dv, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds, या फिर dv बाई ds इंटू v, ये हमारा कैलकुलस के फॉर्म में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर वेरिएबल भी होगा ना एक्सेलरेशन, तो भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, इसीलिए तो कैलकुलस के फॉर्म में बोला, क्योंकि कैलकुलस का उपयोग क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एप्लीकेशन कहाँ है, जब कोई चीज वेरिएबल है तब कैलकुलेट करके बताओ, और कांस्टेंट है तो भी हो जाएगा, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू बराबर होगी, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, देखना बाहर आ जाता है। तो ये हुए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहले से याद थे, मगर आज हमने उसको कैलकुलस के फॉर्म में लाया। क्या क्या था, तो हम लोग एक बार रिवीजन में ये देखते हैं। एक था ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जहां से हमने पहुंचा, पहला था a इज इक्वल टू dv बाई dt के हेल्प से पहुंचे थे, और दूसरा था v इज इक्वल टू ds बाय dt के हेल्प से पहुंचे थे। 1 पहले से पता है, 2 एंड 3, 1 2 3, ये भी याद रखना है, ये तो पहले से याद है। डेरिवेशन को आप समझना, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को समझना, रटने की जरूरत नहीं, और वो भी बन जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।